ध्यान से लिखना, ये एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एक ही बात है। वो ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन वो इसको नॉर्मल प्रॉफिट्स बोलेंगे। डोंट यूज द टर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स हियर। आगे जाके ना चैप्टर में एक और जगह हमें यूज करनी है, तो वहां के लिए छोड़ देना नॉर्मल प्रॉफिट्स, इस फॉर्मूले में यूज मत करना वो टर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स। भावनाओं को समझो, वो कहना चाहते हैं कि नॉर्मली आप बिजनेस से कितना कमा लेते हैं, आप अपने बिजनेस से कितना कमा लेते हैं ऑन एन एवरेज। तो उसके लिए बेटर वर्ड है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होता है, अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। आपके कुछ प्रॉफिट्स गिवन है, नेट प्रॉफिट, ये आपको गिवन होगा कि ये है आपका प्रॉफिट इस साल का 50,000 या 50 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एक प्रॉफिट गिवन है। अब उसमें हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम हो जो रूटीन नेचर के नहीं थे, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे, बट उस साल इनकर हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2022 का प्रॉफिट था 50,000 या 50 लाख रुपए था। उस साल ना आग लग गई, उस साल क्या हुआ, आग लग गई और आपका 10 लाख का लॉस हुआ था। आग लग गई और 10 लाख का लॉस हुआ था, तो वो सब हो चुका है एडजस्ट। उसके बाद 50 लाख प्रॉफिट है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो लॉस बाय फायर है 10 लाख का, क्या ये रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नहीं, तो इसको बोलते हैं अब नॉर्मल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल एक्सपेंस। कह रहे ये नॉर्मली नहीं होता, बाई चांस उस साल आग लग गई, कुछ भी हुआ, बट ये ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो कहते हैं अगर ये आग ना लगती तो आप कितना कमाते? कह रहे जितना कमाया उससे 10 लाख ज्यादा कमाते। तो कितना कमाते? 60 लाख। तो अगर ऐसे कोई अब नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस, अब नॉर्मल को, और क्या यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग भी, नॉन ऑपरेटिंग भी, और कौन से, नॉन रेकरिंग भी, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट हो गए। जैसे कि आपको किसी को रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन देनी पड़ गई, ये क्या कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नहीं। इसको प्लीज एड बैक कर दो, तो आपको पता चलेगा कि आपने बिजनेस से पैसा कितना कमाया था। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट बेचना कभी किसी बिजनेस का काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपने मशीन बेची, उस पर 50,000 का लॉस हो गया, तो क्या कोई वो रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नहीं। तो अब नॉर्मल एक्सपेंसेस के क्या एग्जांपल दिए आपको? लॉस बाय फायर, थेफ्ट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के क्या एग्जांपल दिए आपको? अभी दिया था मैंने एग्जांपल, वो नॉन रेकरिंग हो गया कि रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। पॉइंट इज कि आपके सामने कुछ आइटम्स गिवन होंगे, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो रूटीन है, रूटीन बिजनेस नॉर्मल एक्सपेंसेस है, या अब नॉर्मल, एक्स्ट्रॉर्डनरी, नॉन रेकरिंग, नॉन ऑपरेटिंग। रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, तो अगर रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है तो उनको रिवर्स कर दो। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि बिजनेस में से नॉर्मली कमाया कितना होगा। अब नॉर्मल लॉसेस, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एड बैक क्यों हो रहे हैं, समझ आ गया? ऐसे ही हो सकता है कि आपके कुछ प्रॉफिट्स इंक्लूडेड हो सकता है कि आपके नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसी इनकम इंक्लूडेड है जो रेकरिंग नहीं है। तो अब नॉर्मल गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉर्मल गेन क्या हो सकता है? आग लग गई, आपको इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना, पैसे तो आए हैं, बट क्या वो कोई बिजनेस इनकम है? वो कोई रूटीन इनकम है? वो क्या, इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है हमें, मैंने बोला माइनस ही था, वो गलती से लिख दिया, वो लिख दिया, मतलब वो माइनस ही चल रहा था सारा, माइनस ही बोला था ना मैंने। अब नॉर्मल गेन्स उसमें आपके इंक्लूडेड है, आप उनको माइनस कर देंगे। अभी समझा भी देता हूं, वेयर इज द इरेजर?
ठीक है, ध्यान से देखना। अब नॉर्मल लॉसेस ऐड बैक कर रहे थे, अब नॉर्मल गेन माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपका प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, उस साल ना आपको 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला था, वो इंक्लूडेड है इसमें। तो आपके बिजनेस इनकम क्या 50 लाख है? कितनी है? अगर ये इंश्योरेंस क्लेम ना मिलता तो आपने तो 40 लाख ही कमाए थे। तो जो आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, जो आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा है या बिजनेस में कुछ शेयर परचेज कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो वो उस चीज में इंटरेस्टेड होगा कि आप बिजनेस से कितना कमाते हो। तो जो ऐसे नॉन ऑपरेटिंग, नॉन रेकरिंग, अब नॉर्मल आइटम्स हैं, उनको रिवर्स करना होता है। अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करना होता है, अब नॉर्मल इनकम्स को माइनस करना होता है। क्लियर? तो इंश्योरेंस क्लेम हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बतेरे एग्जांपल है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से डिविडेंड आ गया। आपने कहीं पे किसी को लोन दे रखा था, उससे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, यस और नो? बट इज इट अ बिजनेस इनकम? इट इज एन इनडायरेक्ट इनकम। बचपन में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो इनडायरेक्ट इनकम है, रूटीन बिजनेस इनकम नहीं है। तो आपके प्रॉफिट्स में तो सारी इनकम इंक्लूडेड होती है। अरे फिर वो माइनस कर दो, वो माइनस कर दो। अब नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस को ऐड बैक कर दो, अब नॉर्मल गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टर्म होती है रेम्यूनरेशन, एक टर्म होती है रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स, एक टर्म होती है रेम्यूनरेशन, सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी पार्टनर्स को कब दी जाती है? जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। कब बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। पीएनएल अप्रोप्रिएशन कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, नेट प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स आते हैं। नाउ द पॉइंट इज, फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है, जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है, वो भी माइनस करनी होती है। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन also known as salary to partners। अब जो नेट प्रॉफिट है, ये तो क्या होता है? ये होता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर से रिलेटेड चीजें तो अभी एडजस्ट ही नहीं हुई, वो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होनी थी। और कुछ नहीं करना, पार्टनर से रिलेटेड रेम्यूनरेशन करना है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सर ऐसा क्यों? पार्टनर्स कुछ काम करते होंगे तभी तो उनको सैलरी मिल रही थी। अब अगर ओनर्स ही चेंज हो गए, वो काम हो सकता है आपको किसी और से कराना पड़े, तो उतने एक्सपेंसेस तो इनकर होंगे कि नहीं होंगे? बिजनेस एक्सपेंसेस ही तो है। अगर सैलरी किसी को देनी पड़ रही है तो वो एक्सपेंसेस आगे जाके भी इनकर हो सकते हैं। तो वो अभी तक माइनस हुए नहीं है, क्योंकि अभी आप नेट प्रॉफिट पे हो, और रेम्यूनरेशन माइनस होता है, वो सब एडजस्ट होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो अभी बना नहीं है, तो वो आपको खुद माइनस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल लॉसेस, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, अब नॉर्मल गेन्स माइनस कर दो, और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स माइनस कर दो। अभी मैंने आपको ब्रीफ में समझाया है कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट होते हैं। ओके, चलो जल्दी से सुने, वो कुछ कहना चाहते हैं अलग कि नहीं। सिंपल प्रॉफिट मेथड, अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर डिटरमिन्ड। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, किनकी बात कर रहे हैं? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। Normal profits are total and average is determined. Average profit is multiplied by the number of years purchased. Number of years purchased given होंगे, formula आपको बता चुका हूँ। Normal profit also termed as, जो आपको बताया कि उसको future maintainable profit, future maintainable profit is a better term rather than normal profit, because normal profit हम आगे जाके किसी और को देने वाले हैं term, इसीलिए ये suitable term नहीं है। Use future maintainable profit और average maintainable। average होती है जब आप average निकाल दें, तो जब एक्चुअल अमाउंट ले रहे हैं तो वो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है। इज डिटरमिन्ड फॉर ईच ईयर एडजस्टिंग द ईयर्स प्रॉफिट
एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या एडजस्टमेंट करनी होगी? कह रहे कोई नॉन बिजनेस मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स तो नहीं है, ठीक है, आपके कोई अबनॉर्मल आइटम्स तो नहीं है, अबनॉर्मल गेन्स लॉसेस, कोई एरर तो नहीं हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। मैंने खरीदा फर्नीचर, गलती से उसको दिखा दिया वेजेस में। मैंने खरीदी मोटर कार, गलती से उसको दिखा दी कार एक्सपेंसेस में। कैपिटल एरर हो गया, कोई एरर हो गया तो उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एरर इधर भी हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस नॉट अकाउंटेड, मतलब आपने कोई खर्चा किया, आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, दिखाना भूल गए, एरर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको करेक्ट प्रॉफिट्स निकालने, आपको करेक्ट प्रॉफिट्स निकालने हैं। कौन से? मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, कि जो नॉर्मली आप अर्न करते अगर कोई अब नॉर्मल आइटम ना होता और कोई एरर ना होता, कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम ना होता, कोई नॉन रिकरिंग आइटम ना होता, तो कितना कमाते। ठीक है, अभी करेंगे हम एक एक करके डिटेल में। तो अभी आपको बस बेसिक आइडिया दिया है कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। जस्ट रीड, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों ले रहे हैं हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज। पास्ट प्रॉफिट्स शो ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि आपने एक्चुअली कमाया कितना, पास्ट प्रॉफिट से पता चल जाएगा। बट उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हैं। आप पिछले 5 साल के प्रॉफिट ले लें तो एक आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि ट्रेंड कैसा है, कितने कमा लेती है ये बिजनेस ऑन एन एवरेज। परचेजर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को एक्वायर करना चाहता है, लाइक्स टू एस्टिमेट फ्यूचर बिजनेस प्रॉफिट। कह रहा है बड़ी खुशी की बात है कि आपने पास्ट में इतने कमाए, आगे कितने कमा पाओगे मेरे लिए ज्यादा काम की वो बात है, क्योंकि मुझे तो आगे में से हिस्सा मिलेगा ना, या तो दे दो पीछे का हिस्सा, वो तो नहीं ना, वो तो हो गया खत्म। आगे का ज्यादा इंटरेस्टेड होगा एक परचेजर ऑफ द बिजनेस लाइक्स टू एस्टिमेट फ्यूचर बिजनेस प्रॉफिट्स एंड दस प्रॉफिट्स आर एवरेज। सिर्फ 1 साल के प्रॉफिट नहीं लेते, कह रहे हैं 5 साल की एवरेज निकालो तो एक आइडिया होगा कि ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हो। आपके एक सब्जेक्ट में 97 है, एक सब्जेक्ट में 77 है, तो एक सब्जेक्ट क्या आपके ट्रू इंडिकेटर देगा या परसेंटेज से पता चलेगा कि आप ऑन एन एवरेज स्कोर कितना करते हो? बेटर इंडिकेटर क्या होगा, एक सब्जेक्ट के मार्क्स या परसेंटेज? परसेंटेज ओवरऑल एक इंडिकेशन देते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा होगा। ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट इंडिकेशन देते हैं कि बिजनेस की ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस रहती कैसे। किसी साल में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉफिट्स हो सकते हैं, किसी साल में कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से प्रॉफिट गिर भी सकता है। तो एक एवरेज प्रॉफिट ट्रू इंडिकेटर होता है परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस का। Buyer would also like to estimate the number of years the business is likely to earn that profit because of the efforts put in the past. फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान पार्ट होगा हमेशा ही, बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि साथ साथ लॉजिक भी समझ आ जाए और आगे जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रहे ये चीज। फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सा है।